अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, today our topic is behavior। अच्छा, बिहेवियर जो है ये क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपसे कोई बंदा ये कहता है, कोई शख्स ये कहता है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्या आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा ख़राब हो रहा है जो कि बाकी लोगों में ठीक हो रहा है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। ये क्या है बिहेवियर? बिहेवियर बेसिकली आपका रिस्पॉन्स है, आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आगे रिएक्शन में जो आपकी बॉडी रिस्पांस देती है, दैट इज़ योर बिहेवियर। ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फिजिकल तरीक़ों से ही हो सकता है कि जेनेटिकली भी आप लोगों के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस ऐसे चल रहे हों, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस चल रहे हों जो आपके बिहेवियर को डिटरमिन कर रहे हों। लिहाजा बिहेवियर जो है उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रखते, एक छोटी सी लेवल पर हम उसको लिमिटेड नहीं रखते, बल्कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। साइंटिफिकली हम लोग बिहेवियर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक बिहेवियर को हम लोग नाम देते हैं कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर। तो इसमें हमारे पास एक कैटेगरी जो है वो है इननेट बिहेवियर। अब इननेट बिहेवियर का मतलब ये होता है ऐसा बिहेवियर जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्री डिटरमिन्ड है, उसका आपके एक्सपीरियंस के साथ, उसका आपके लाइफ स्पैन के साथ, आपके हैबिटेट के साथ, इन चीज़ों के साथ ताल्लुक बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। और दूसरी टाइप हमारे पास है, एक हमारे पास है इननेट बिहेवियर और दूसरा हमारे पास है दैट इज लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर। अच्छा, अब हम लोगों ने डिस्कस करना है सबसे पहले कि इननेट बिहेवियर जो है वो क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। देखिए, जितने प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स जो बिहेवियर की टाइप शो करते हैं, दैट इज इननेट बिहेवियर। इननेट बिहेवियर की टाइप क्या मतलब, इससे क्या मुराद है हमारी? इननेट बिहेवियर के अंदर यूँ होता है कि आपके सराउंडिंग के अंदर होने वाले जितने भी जितने भी आपकी सराउंडिंग में होने वाले इम्पल्सेस हैं, जो मैसेज जनरेट हो रहे हैं, जो आपको पैगामात आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, आपको उन मैसेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ जारी रखती है अप टू अ मिनिमम रेंज, अप टू एन ऑप्टिमम रेंज। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि स्ट्रेस कंडीशंस ऐसी आ जाएं जो कि आपकी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ जो है, प्लांट्स के अगर हम एग्जांपल लें, उसकी नॉर्मल जो है वो ग्रोथ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, तब जाके जो है वो इननेट बिहेवियर में थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इननेट बिहेवियर है इसका जेनेटिकली मॉडिफाई होना भी ज़रूरी है, होता ही जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि आपको इसके लिए कोई ख़ास चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता होता है कि हमने किस समत में जो है वो ग्रो करना है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर के बिहेवियर उनकी लाइफ को मज़ीद बेटर बनाने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में आकर उनकी हेल्प करता रहता है। सपोज हम लोग अगर बात करें कि जो बिहेवियरल पैटर्न शो किए जाते हैं आपकी जो है प्लांट्स जो हैं उनके अंदर, उसके साइटोप्लाज्मिक पाथवेज के अंदर, उसके केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उस सारे के सारे अल्टीमेटली इननेट बिहेवियर ही हैं। अच्छा, इसी तरह और एग्जांपल दी गई है कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये बिहेवियर चलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो ये कि अगर तो इननेट बिहेवियर जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा है तो फिर एवोल्यूशन का क्या हुआ? अगर तो शुरू से ही बैक्टीरिया से जो आ रहा है बिहेवियर वो हमारे तक आ रहा है, तो फिर इसमें इननेट चीज़ रही क्या? ये तो सारा चेंज हो गया हुआ है। तो अर्ज़ ये है कि जो हमारे पास एवोल्यूशन के हवाले से जो चेंजेस आती हैं उनको मॉडिफिकेशंस हम कहेंगे इन बिहेवियर, उनको हम चेंजेस इन बिहेवियर नहीं कहेंगे। तो वो बिहेवियर जो है वक्त के साथ साथ आपके हालात और वाक़यात को देखते हुए आपका जो डीएनए है वो मज़ीद मॉडिफाई होता रहा और वो अपनी करंट सिचुएशन के अंदर आज मौजूद है। अच्छा, अब जो हमारे पास बिहेवियर है इननेट, इसको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरीज में मज़ीद आगे डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं ओरिएंटेशन। ये आगे ओरिएंटेशन है बेसिकली, अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने आउटर एनवायरनमेंट के हवाले से, उसके हवाले से अपनी अंदर की इनसाइट्स को लेते हुए अपना कोई बिहेवियर शो करता है, तो ये उसकी ओरिएंटेशन कहलाती है कि वो किस साइड से अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ को इनिशिएट कर रहा है। दिस इज इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की दो टाइप्स है, एक हमारे पास है, इसको हम लोग नाम देते हैं काइनेसिस, और एक हमारे पास काइनेसिस के अलावा है टेक्सस। अब काइनेसिस क्या है और टेक्सस क्या है? अच्छा, तो काइनेसिस है ना, ये डिटरमिन्ड नहीं है, यानी कि ये हमें ऑलरेडी नहीं पता कि ऑर्गेनिज्म ने किस साइड पे मूव करना है। लिहाजा हम ये इंतज़ार करते रहते हैं काइनेसिस के अंदर कि हमें पता चले आउटर एनवायरनमेंट के हवाले से हमारी बॉडी फिर रिस्पांस दे कि हमारे इर्द गिर्द जो है जो भी चीज़ें हो रही हैं। मिसाल के तौर पे बुक के अंदर पिल बग्स की एग्जांपल दी गई है कि ये क्या करता है, ये अपनी लाइफ को बचाने के लिए या उसे मज़ीद बेटर बनाने के लिए ये क्या करेगा, ये अपनी रिएक्शन की जो है स्पीड वगैरह उनके अंदर चेंजेस ले आएगा, और ये फिर जिस भी साइड में मूव करेगा उस साइड पर इसको लगेगा
आई है कि जनाब यहाँ पे मुझे लाइफ को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है, लाइक कि ये मॉइस्ट एरिया में जो है वो मूव करता है ताकि ये मजीद अच्छे से अपनी ग्रोथ जो है उसको जारी रख सके। और दूसरी जो हमारे पास टाइप है, दिस इज कॉल्ड एज टेक्सस। टेक्सस के अंदर क्या है, टेक्सस बेसिकली जेनेटिकली आप लोगों को ओरिएंटेशन हुई भी होती है कि इसने किस साइड पे अवे या टुवर्ड्स स्टिमुलस जो है वो मूव करना है। यहाँ पे जो है इसको दो कैटेगरीज बेसिकली कही गई हैं, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, और एक नेगेटिव है। अगर हम लोग इसको नेम से भी जाहिर करना शुरू करें तो दिस वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। तो ये दो तरह से हमारे पास जो है वो टेक्सस यहाँ पे ग्रो करता है। अच्छा, अब इसके अलावा हम लोग अगर देखें जो ये बिहेवियर के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स का, वो भी इसी का पार्ट है। अब रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं और एंड इंस्टिंक्ट्स, आप अगर देखें गौर से, आप लोगों ने ये चीज़ नोट भी की होगी कि वो कहते हैं कि ये चीज़ फलां के ना इंस्टिंक्ट्स में है, यानी कि उसे पता है ऑलरेडी, उसे किसी बताई नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे शेर के बच्चे को कोई ये नहीं बताएगा कि आपने धारना किस तरीके से है, उसको पता है कि उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। इसी तरह ये भी ख्याल किया जाता है कि मुख्तलिफ जो हमारे पास यहाँ पे जो कास्ट जो होती है, जो मुख्तलिफ हमारे पास रेसेस होती हैं, जो मुख्तलिफ क्रीड्स हैं, उनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनके अंदर कोई इंड्यूस नहीं करवाता, बल्कि वो जेनेटिकली होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फादर और मदर जो हैं वो ज़रा अग्रेसिव हैं तो उनकी आगे जो जनरेशन होगी देयर आर 70 to 75% चांसेस के वो भी अग्रेसिव ही होंगे। अब किसी ने सिखाया नहीं उन्हें अग्रेसिव होना, लेकिन उनके अंदर ये एग्रेशन मौजूद है। इसी तरह अगर कोई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमन पसंद करते हैं तो यही चांसेस हैं 70% के उनकी आगे आने वाली जो जनरेशन हैं वो भी अमन ही पसंद करें, तब तक जब तक कि उन्हें आउटर एनवायरनमेंट से दूसरा बिहेवियर जो लर्निंग बिहेवियर है वो सीखने को नहीं मिलता। तो इननेट बिहेवियर जो है वो उनको ये चीज़ें सिखा देता है ऑटोमेटिकली। इसी तरह आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्रेशन है, जैसे सेक्सुअल अरोजल है, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह हम लोग अगर एग्जांपल लें जो है हमारे पास मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, मिसाल के तौर पे एक और जैसे रोना, विपिंग, क्राइंग, ये सारा कुछ, हंसना, स्माइल, खुशी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आपकी इंस्टिंक्ट्स के अंदर शामिल हैं। और जो रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई शख्स मार रहा है तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगला शख्स जो है वो चुप करके उससे मार खाए, क्योंकि उसको पता है कि हमने इसका रिस्पॉन्स देना आगे से, और ज़रूरी नहीं कि उसको कोई ये बताएगा। इवन कोई छोटा बेबी है जिसको भी चीज़ें नहीं पता, वो भी आपको रिस्पॉन्स कोई ना कोई ज़रूर देगा, चाहे वो रोने की सूरत में दे। तो इससे हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स जो हैं ये भी आपके अंदर जेनेटिकली मौजूद होती हैं। अच्छा, अब इंस्टिंक्ट्स और लर्निंग जो है इसका एक टॉपिक यहाँ पे गिवन है हमारी बुक के अंदर, मजीद हम लोग उसको साइड पे लिख लेते हैं, इसको हम लोग रहने देते हैं ऑन बोर्ड ताकि आपको बेनिफिट देता रहे। अच्छा, इंस्टिंक्ट्स और इंस्टिंक्ट्स के अलावा लर्निंग, ये दो चीज़ें हमारे पास जो हैं वो गिवन है। इसका स्टार्ट जो है बेसिकली वो यहाँ पे डार्विन के दौर से लिया गया, क्योंकि डार्विन ही बेसिकली एवोल्यूशन का फादर है और वही ये बताता है सारी चीज़ें कि किस तरह से क्या चीज़ किस तरह वकूफ़ पज़ीर हुई। अब जैसे वो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले जो हमारे पास एनिमल बिहेवियर है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है एनिमल का वो डिटरमिन करता है कि क्या वो एक इलाके के अंदर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। अब उसके आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस वगैरह आ रही हैं वो उन चेंजेस के मतलब उसके रिस्पॉन्स में कैसे रिएक्शंस देता है ये डिटरमिन करेगा कि क्या वो आगे चल के अपनी लाइफ को सर्वाइव करवा सकता है, क्या वो इस एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है। इसकी कॉमन एग्जांपल यूं लें, हम अगर हम सोशल सिस्टम में ले आए इस एग्जांपल को, मिसाल के तौर पे एक शख्स का बिहेवियर जो है, जो उसका इननेट बिहेवियर है, वो डिटरमिन करेगा कि क्या वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, अगर आप उस फर्म के साथ लोगों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं, आप उनकी कोई ऐसी बात जो कि आपको मतलब खटके लेकिन आप उसको भी बर्दाश्त कर लें, और इस तरह आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो ना करें, आप लोगों के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर रखें, तो आपको पता लगेगा अल्टीमेटली यू आर सक्सेसफुल। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी एग्रेशन, आपकी इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा काम आ जाएँ, ज़्यादा आगे आ जाएँ, और आप जो है वो अपनी जो सोशल लाइफ है उसको कट ऑफ कर दें, तो इससे अल्टीमेटली नुकसान आप ही का है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं बेसिकली आपकी इंस्टिंक्ट्स और लर्निंग के दोनों के दरमियान एक तजाद है कि लर्निंग से आपको पता चलता है कि भाई हमें इन चीज़ों के साथ जो है वो कोऑपरेट करना है, हमें इनके साथ जो अपना वक्त गुजारना है, और हमें अपनी इंस्टिंक्ट्स को ज़्यादा लेके नहीं चलना। सो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे एक और है साइन स्टिमुलाई, एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो साइन स्टिमुलाई में हमारे पास क्या हो रहा है
कि आपके पास देखें एक ना करेक्टरिस्टिक है हमारे पास ये फिशेस के अंदर, स्टिकल बैक फिश के अंदर वो जो 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फिश है वो रेड बेली कर लेती है अपनी जब उसकी ब्रीडिंग कंडीशन होती है, और उससे जो है दिस इज अ साइंस स्टिमुलेटेड इलिसिट्स एग्रेशन इन अदर टेरेस्ट्रियल मेल्स। मिसाल के तौर पे अभी उसका ना सेक्सुअल अराउजल हुआ है, ठीक है, इस स्टिकी बैक फिश का, तो उससे क्या होगा, जो इस मतलब जब वो अपनी बेली को रेड करेगा, यानी कि रेड बेली जो है ये एक हमारे पास क्या है, साइन स्टिमुलाई है। अब इस साइन स्टिमुलाई का मतलब क्या है कि ये पैगाम दे रहा है इर्द गिर्द की जो तमाम बाकी फीमेल मछली है कि अब इसको सेक्स की ज़रूरत है, लेकिन जो इसके बाद जो बाकी टेरेस्ट्रियल मेल्स वहाँ पे घूम रहे हैं उन सब के अंदर एग्रेशन आ जाएगी। वो एग्रेशन किसी ने इंड्यूस तो नहीं करवाई, वो उनके अंदर क्या है, इंस्टिंक्टिव है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे और एग्जाम्पल्स हमारे पास दी गई हैं। मिसाल के तौर पर इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म एक हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म यहाँ मौजूद है। अच्छा, ये मैकेनिज्म क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है मौजूद एक ऐसा मैकेनिज्म जो आपकी लर्निंग को और आपकी इंस्टिंक्ट्स को दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है और देखता है कि क्या ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई शख्स एक चीज़ सिखा रहा है, ठीक है, अब आपके अंदर से भी एक आवाज़ होती है हमेशा कि क्या ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अब वो जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं, सिक्स सेंस की भी सिक्स सेंस कह रही है काम ठीक नहीं हो रहा। अब यानी कि वो भी आपके अंदर से एक इनेट बिहेवियर निकल रहा है, एक इंस्टिंक्ट निकल रही है, और आपका एनवायरनमेंट आपको लर्निंग बिहेवियर शो करवा रहा है कि भाई ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है, दिस इज योर इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। सो इसी तरह हमारे पास जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो एनिमल्स को रिस्पॉन्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जैसे कि फीमेल डिगर वैस्प जो है प्रिपेयर्स द नेस्ट, catches caterpillars, kills them by sting, puts them in the nest, lays eggs on them and closes the nest after doing all this she dies। वो क्या करेगी, वो कैटरपिलर्स को मारेगी, एक घोंसला बनाएगी, उसके अंदर कैटरपिलर्स मरे हुए फेंकेगी, उसके ऊपर अंडे देगी, नेट को बंद करेगी, मर जाएगी। अब उसकी ये लाइफ का मैकेनिज्म है। उसके आने वाले जो बच्चे हैं जब वो कैटरपिलर्स पे फीड करके बड़े होंगे, नेस्ट को खोलेंगे, बाहर निकलेंगे, वो भी यही करेंगे। हालांकि उन्हें किसी ने बताया तो नहीं कि भाई मर जाओ, अब वो खुद मार रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो है वो उनका जो बिहेवियर, जो उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं लर्निंग के साथ साथ, वो भी उनको जो है वो हेल्प कर रही हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाने में। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ इननेट और लर्निंग बिहेवियर में कुछ आपस में है, मतलब इसमें एक कंपैरिजन डेवलप किया, ये हम एंड पे देखेंगे। हम इससे पहले जो है वो लर्निंग बिहेवियर को देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है कि उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। अच्छा, जो लर्निंग बिहेवियर है हमारे पास, ये नाम से जैसे आपको पता लग रहा है कि लर्निंग बिहेवियर के अंदर क्या होगा, आप चीज़ें लर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ टाइप्स हैं, जिसमें एक हमारे पास सबसे पहले है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग इसकी जो है वो सबसे पहली टाइप है। अच्छा, दूसरी टाइप जो है इसकी, दैट इज हैबिचुएशन। हैबिचुएशन के बाद इसकी हम तीसरी टाइप की बात करें तो वो हमारे पास है कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स टाइप 1, ठीक है, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स टाइप 1। फिर उसी तरह हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है जी, या ये टाइप 2 भी हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास पांचवी है लेटेंट लर्निंग, और लेटेंट लर्निंग के बाद लास्ट वन हमारे पास है इनसाइट लर्निंग। अच्छा, अब इनको ना हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या है। इम्प्रिंटिंग नाम से बता रहा है, इम्प्रिंट होना किसी चीज का। इसकी एक शॉर्ट वर्ड डेफिनेशन जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज के ब्रीफ एक्सपोजर टू एन अननोन ऑर्गेनिज्म in a brief sensitive period with long lasting instincts is called imprinting। आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि अगर एक ख़ास उम्र के हिस्से में या किसी ख़ास सिचुएशन में अगर बंदे के ऊपर कोई थोड़ा बहुत काम किया जाए या उसको कोई बात बताई जाए तो वो उसको एक अरसे तक याद रहती है, तो कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को भूल जाए, लेकिन उस खास ओरा के दौरान, उस खास डेकोरम, उस खास सिनारियो के दौरान हुई वाली जो चीज़ें हैं उनको वो कभी नहीं भूलता। अब ये बेसिकली इम्प्रिंटिंग है ना। इसी तरह जो प्रिकॉशियल बर्ड्स होते हैं, यानी कि जो अभी अभी हैच हुए हैं एग से, वो जिसको पहले देख लेंगे वो समझेंगे कि यही हमारी मदर है या यही हमारा फादर है। जैसे आपने देखा होगा वो छोटे छोटे चूजे हैं, जैसे ही वो हैच होते हैं वो साथ ही अपनी मदर के पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं, ठीक है जी। अब ये सारी इम्प्रिंटिंग की ही एग्जाम्पल है कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म जैसे ही निकले, जैसे ही वो बिल्कुल अभी इमेच्योर हो या वो किसी ऐसे इमोशनल स्टेट में हो कि वो किसी भी चीज़ को जो है वो कबूल करने की हालत में है, तब उसके ऊपर इम्प्रिंट्स जो है वो डेवलप होते हैं। आपने ये लफ्ज़ सुना
सुने होंगे कई जगह पे कि जी इसकी फलां के इसके ऊपर इम्प्रिंट्स रह गए, छाप रह गई, तो वो इम्प्रिंट्स बेसिकली यही चीज़ है। हैबिचुएशन हैबिटेट से निकला है। अब हैबिटेट से निकला है, इसका मतलब क्या होगा कि हैबिटेट जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का रहने सहने वाला एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो लाइफ गुजारता है। अब आप मुझे बताएं कि क्या जो हैबिटेट है उसका आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है। मिसाल के तौर पे आपको अगर हम लोग ऐसे कहें कि आपको शहर के किसी खास हिस्से में छोड़ दिया जाए, आपको वहाँ पे कोई 10-12 साल छोड़ दिया जाए, आप उस हैबिटेट के अंदर रह के वैसी आदत को अपना लेंगे, और अगर आप नहीं अपना रहे तो आप मतलब सोशियोपैथ हैं शायद फिर, क्योंकि आपका हैबिटेट जो है वो आपके ऊपर बहुत गहरे असरात छोड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग डिस्कस करें कि अंदरून लाहौर के जो लोग हैं, अगर हम लाहौर की बात करें यहाँ पे, तो उन अंदरून लाहौर के लोगों के अंदर जो है वो जो फितरत होगी, जो उनके अंदर जो है स्पेशल इंस्टिंक्ट्स होंगी, वो लाहौर के किसी दूसरे कोने के लोगों के अंदर कम होंगी। इसी तरह कराची के लोगों के जो मतलब होंगे हालात वाक़यात या उनके रवैये, वो इस्लामाबाद के लोगों से मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म जो कि जू के अंदर हम रख रहे हैं, ठीक है, जू उनका हैबिटेट बन गया। अब शेर जब निकाला जाता है वाइल्ड से, तो जब उसको जू में रखा जाता है तो फिर शेर वो वाला शेर नहीं रहता जो वो पहले था। अब इसी तरह वो हैबिटेट जो है उसका बहुत गहरा असर है। आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनमें आपको बताया हुआ जैसे स्नेल है, ठीक है जी। अब स्नेल क्या करेगा, एक खास उसका मतलब ना आप उसको रख दें किसी ऐसी जगह पे जहां पर ना मतलब यूं राउंड्स वगैरह बने हुए हों या कोई ऐसा खतरा उसको फील हो रहा हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या करें, उसमें स्नेल को छोड़ दें। स्नेल क्या करेगा, स्नेल वहां पे मूवमेंट करेगा, जैसे ही उसको कोई खतरा लगेगा स्नेल फौरन अपने शेल के अंदर छुप जाएगा। लेकिन अगर उसको बार बार निकलने पे खतरा फील हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा, अल्टीमेटली उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को आप डराएं, उसको बार बार डराएं किसी चीज़ से, लेकिन उसे कभी आप मारें ना या उसे कभी मतलब वो चीज़ करके ना दिखाएं जो आपने उसको धमकी दी थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अल्टीमेटली वो आपकी इन बातों को वो फारिग करा देगा। वो कहेगा कि यार ठीक है, ये तो सिर्फ बातें कह रहा है और ये कोई काम कर नहीं सकता। बिल्कुल इसी को हैबिचुएशन हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे रोडेंट्स की दी हुई है कि रोडेंट्स जो हैं उनका कोई साथी जब अलार्मिंग कॉल देता है तो वो सारे जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, सारे जो हैं वो फौरी तौर पे जो है वो मतलब इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो किसी भी आने वाले जो है चैलेंज से निमट सकें। लेकिन जब उनका कोई भी साथी लगातार सदाएं बुलंद करता रहे फिर वो अल्टीमेटली उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने गिडरिया वाली एक स्टोरी पढ़ी थी कि उसके अंदर वो बार बार शेर आ गया कहता था, अवाम आ जाती थी उसकी हेल्प के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा कि ये बार बार ऐसे कह रहा है तो उन्होंने उसकी कॉल को इग्नोर कर दिया। तो इसी को हैबिचुएशन हम लोग नाम देते हैं। अच्छा, इस तरह कंडीशनिंग है और रिफ्लेक्स टाइप 1 है। अच्छा, कंडीशनिंग लफ्ज आपको बता रहा है कंडीशन से निकला है, ठीक है। अब कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई कंडीशन दे दें, लगातार उस पर उसको मतलब आप इफेक्ट करवाते रहें, अल्टीमेटली वो इस कंडीशन का ही रिस्पांस देता है, वो बाकी चीज़ों का रिस्पांस नहीं देता। मिसाल के तौर पे आपने अगर देखा कि कोई शख्स जो है वो आप उसका एक खास नाम है मिसाल के तौर पे, अब शुरू से अब तक उसके नाम की कंडीशनिंग हुई हुई है। मिसाल के तौर पे आपका कोई खास नाम है अहमद, आपको शुरू से अहमद ही कहा जा रहा है। आपको किसी दिन कोई शख्स आके बाकर या जाकिर कहेगा तो आप उसकी बात पे कोई रिस्पांस नहीं देंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि आपने शुरू से कंडीशनिंग आपकी ऐसी हुई है कि आपने सिर्फ एक नाम को जो है उसका जवाब आपने देना है। तो जब आपको कोई और नाम कोई और जो है वो स्टिमुलाई दिया जाएगा आप उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह पैवव वॉज अ साइंटिस्ट। पैवव ने क्या किया कि इसने कुत्तों को कंडीशनिंग करवाना शुरू की रिफ्लेक्स टाइप 1 की। कैसे? इसने यूं किया कि उन कुत्तों को जो है वो रोज़ाना जो है उनको जब वो खाना देता था तो खाना देने से पहले ना कि बेल बजाता था। अब इसने जब ये हरकत काफ़ी दिनों तक जारी रखी तो फिर कुत्तों ने इस बेल के रिस्पॉन्स में जो है वो अपना सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर दिया। अब एक दिन उसने क्या किया, उसका मूड खाना देने का नहीं था लेकिन उसने फिर भी बेल बजाई तो कुत्तों ने जो है वो सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर दिया, यानी कि अब उन्हें खाना मिलने वाला है, उनको ये लगा। तो ये हमारे पास बेसिकली कंडीशनिंग है या रिफ्लेक्स टाइप 1 है। इसी तरह अगर हम लोग चलें रिफ्लेक्स टाइप 2 के अंदर तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये कंडीशनिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए जो है वो आप फूड हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक आप ना आपके पास एक माउस है, ठीक है, आपने उसको एक मेज़ के अंदर छोड़ दिया है, उस मेज़ के अंदर एक खास जगह पे आपने रख दिया है खाना, ठीक है, और अब वो ना रास्ते ढूंढेगा। अब उसको पता है मैंने रिवार्ड लेना है जाके हिट एंड ट्रायल पे, वो लगातार कभी इधर से जाएगा, अल्टीमेटली वो पहुंच जाएगा उस जगह पे जहाँ पे उसको फूड मिल रही थी, ठीक है जी। अब उसके बाद आप जब कभी उसको वहाँ पे छोड़ेंगे तो उसका अल्टीमेट टारगेट यही होगा कि वो वहाँ पे जाए
और वो फूड को हासिल करे। जैसे कि ये या तो ऐसे कर लें, या आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है कि आपने उसको एक ऐसे जो है वो केज के अंदर बंद किया है जिसको ओपन करने के लिए एक लेवर है, ठीक है। अब वो लगातार जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आपने उसके अंदर कैद किया है वो इधर उधर घूमता रहेगा, वो हिट एंड ट्रायल करता रहेगा, ठीक है, जिसको तुक्का लगाना हम लोग कहते हैं। अब अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो लीवर उससे दब गया, जैसे ही वो लीवर दबा वो केज खुल गया, वो बाहर निकला, उसने जाके अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म की। अगली दफा जब आपने उसको दोबारा ऐड करवाया इस पिंजरे के अंदर, उसको पहले पता था कि यहाँ पे लीवर है, उसने जाया लीवर दबाया, निकल गया। अब ये लर्निंग हो गई उसकी, उसने चीज सीख ली, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑपरेंट कंडीशन, जिसमें आपने उसको ऑपरेट करने वाले जो है वो चीजें दे दी हैं, अब उसको पता लग गया कि काम कैसे करना है। जो लेटेंट लर्निंग है इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो विदाउट द ग्रीड ऑफ एनी रिवॉर्ड, किसी रिवॉर्ड की लालच के बगैर एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे हम लोग अगर एग्जांपल लें एक माउस की, आप उसको एक मेज में छोड़ रहे हैं, वो मेज में वैसे ही मतलब ना वॉन्डरिंग कर रहा है, वो वैसे आवारागर्दी कर रहा है वहाँ पे, अल्टीमेटली वो देखेगा एक खास जगह पे जाके कि वहाँ पे ना उसको फूड मिल गया। अब वो फूड लेगा, जाहिर है फूड तो नहीं छोड़ेगा वो। अब उसके बाद जब कभी आप उसको उस ही मेज के अंदर छोड़ेंगे, वो सीधा उस फ्रूट वाली जगह पे जाएगा, उस फूड वाली जगह पे जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज हिज व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग, इट्स लेटेंट लर्निंग, ठीक है जी। हिट एंड ट्रायल नहीं है ये, बल्कि इसके अंदर आप विदाउट द ग्रीड ऑफ एनी रिवॉर्ड जो है, पर्टिकुलर रिवॉर्ड आप जाते हैं और चीज को आप लोग जो है वो हासिल कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह इनसाइड लर्निंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंपैंजी के अंदर इसको जो है वो स्टडी किया गया, ठीक है। अब चिंपैंजी के अंदर उन्होंने स्टडी क्या किया है, उन्होंने ये देखा है चिंपैंजी के अंदर कि जब कभी आप चिंपैंजी को एक केज के अंदर छोड़ते हैं, ऊपर से आप ना केले लटका देते हैं, ठीक है, बनानास। अब उसके साथ साथ आपने उस ही केज के अंदर किसी जगह पे थोड़े से बॉक्सेस रख दिए हैं ऊपर नीचे, जो इतने वजन सहने के काबिल हो कि चिंपैंजी ऊपर खड़ा हो तो वो टूटे ना। चिंपैंजी जंपिंग करेगा, खींचने की ट्राई करेगा, नहीं पकड़ सकता। हालांकि अभी आपने याद रखना है कि उसको किसी ने बताया नहीं है कि किस तरह से आपने उन बनानास को जो है वो कैच करना है। वो बार बार कोशिश करता रहेगा, बार बार कोशिश करता रहेगा, नहीं उसे मिलेंगे। अब अल्टीमेटली वो थोड़ी देर बैठेगा, बैठने के बाद वो सर खुजाएगा। ये एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट आपको हम बता रहे हैं। वो अपना सर खुजाएगा, सर खुजाने के बाद फिर वो उठेगा, उन बॉक्सेस को पकड़ेगा, अरेंज करेगा, उसके ऊपर चढ़ेगा और फिर वो केलों को उतार के खा ले। अब ये तो उससे किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन उसने लर्निंग देख ली, उसने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो ठीक कर ली। अब इसी तरह आप देखेंगे कि कई दफ़ा आपके अपने ही लोग जो हैं या आप खुद भी एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कोई ऐसी नई चीज़ ईजाद कर लेते हैं जो कि पहले कभी किसी ने सुनी नहीं होती, लेकिन आप लोग कर लेते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी जो है वो नोट किया होगा कि बाज़ दफ़ा जो है ये भी कहा जाता है कि ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है, ठीक है। तो अब यानी कि जो नीड है अगर वो इन्वेंशन की मदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीड एनवायरमेंटल कंडीशंस पे बेस करती है ना, कि आपके माहौल को क्या चीज़ चाहिए जो अवेलेबल नहीं है, फिर आप वो चीज़ क्रिएट करते हैं। सो इस तरह हमारे पास इनसाइड लर्निंग जो है वो होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बिहेवियरल टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके साथ हम एक छोटा सा कंपैरिजन है वो भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई उससे प्रॉब्लम जो है वो ना आए अटैम्प्ट करने में। जो हमारे पास एक कंपैरिजन है इसको हम लोग बारी बारी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा है ये, एक हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इननेट का, और दूसरी साइड पे हम लोग करते हैं लर्निंग। इननेट में कौन सी चीज़ें और लर्निंग में कौन सी चीज़ें। ये एक ऐसी टाइप है जो एनिमल की इनहेरिटेंस, यानी कि जो इननेट है डिपेंड्स ऑन इनहेरिटेंस, ठीक है जी। जबकि जो लर्निंग हमारे पास है उसमें डोंट डिपेंड ऑन इनहेरिटेंस, बट डिपेंड किस पे करेगी, ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक हो गया जी। दूसरे हमारे पास एक इसकी है कि इसके अंदर नो एक्सपीरियंस इफेक्ट, तजुर्बे से कोई चीज हासिल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपको लगातार अगर किसी ऐसे वाइल्ड में छोड़ दिया जाए जहां पे आपको कोई गाइड करने वाला ना हो, आप सारी उम्र गुस्सा ही करते रहेंगे, आपको कभी भी ये अकल नहीं आएगी कि गुस्सा नहीं करना, ठीक है। लिहाजा उससे बचने के लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है लर्निंग का। सो एक्सपीरियंस मैटर्स, ठीक है जी। तीसरी जो हमारे पास है डिफरेंस वो ये कहता है कि जो बिहेवियर है हमारा, इन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री
2। मिसाल के तौर पे सांप की ये एक उसके अंदर इननेट बिहेवियर है सांप का कि उसने डंग मारना ही है, उसने काटना ही है, लिहाजा उसकी जितनी मर्जी जनरेशन को आप देख लें, आपको चूंकि हिस्ट्री का पता है कि फलां जनरेशन ने फलां के दादा को काटा था तो वो आपको भी काटेगी क्योंकि उसकी हिस्ट्री में चीज़ शामिल हो गई है। इसी तरह हमारे पास जो है जो लर्निंग है डजंट डिपेंड ऑन हिस्ट्री, ठीक है जी, बल्कि ये डिपेंड करती है मॉडर्न कंडीशंस के ऊपर जो इस वक्त आपको मौजूद है। इसी तरह जो आपके पास इननेट बिहेवियर है इट इवॉल्व्स स्लोली, इसकी एवोल्यूशन बहुत स्लो है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो लर्निंग कंडीशन है उसकी जो है एवोल्यूशन इज रैपिड। जैसे पहाड़ी इलाके के लोगों को अगर आप लोग लाहौर में ला गए या कराची में ला के बसा दें तो क्या होगा, उनकी जो सांस लेने की सलाहियत है, उनकी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत जल्दी जो है वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उनकी आदतें जो हैं वो जल्दी डेवलप नहीं होती, ना मॉडिफाई होती हैं, उनकी आदतें वही रहती हैं जो उधर थी, ठीक है। सो ये भी चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन हमारे पास जो है वो है कि एग्जाम्पल्स उसने आपको 2 दी हुई हैं, वो एग्जाम्पल्स हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने वैसे एग्जाम्पल्स डिस्कस भी की हैं, लिहाजा हम इनको सिर्फ ओरली डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास इननेट बिहेवियर है उसमें आपको हनी बीज की जो है वो दी हुई है, एग्जांपल दी हुई है कि जैसे वो क्या करती हैं, उनका जो वर्कर बीज है उनको पता है कि हम लोगों ने यही काम करना है, जो क्वीन है उसको पता है मैंने सिर्फ अंडे देने हैं, ड्रोन्स को पता है हमारा सिर्फ वेले रहना काम है। अब ये सारे जो काम है ये ऑलरेडी इननेट बिहेवियर के अंदर मौजूद है। इसी तरह बिहेवियर जो है वो डिगर वास्प का वो इंस्टिंक्टिव है कि उसने जो है वो अपना नेस्ट वगैरह बनाना है, कैटरपिलर इकट्ठे करने, अल्टीमेटली मर जाना है। इसी तरह हम लोग बात करें एग्जांपल ने जो हमारे पास है लर्निंग बिहेवियर की, तो लर्निंग बिहेवियर में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो भी आप लोगों को हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं इसी टॉपिक के अंदर। उन एग्जांपल्स में क्या चीज़ है, उन एग्जांपल्स में ये है कि आपके पास जितने भी बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं वो अल्टीमेटली आके लर्निंग पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास कंडीशनिंग होती है रिफ्लेक्स की, हिट एंड ट्रायल आपका मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसी तरह क्रॉलिंग ऑफ स्नेल जिसको हम लोगों ने नाम दिया हैबिचुएशन का, ये सारे जो है मेथड्स वो लर्निंग के अंदर आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।